हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 1 में हाफ चैप्टर पढ़ लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने वेजिटेबल मार्केट में मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वो फ्लफ़ी अम्ब्रेला जैसा उसके स्ट्रक्चर होता है और पैचेस होते हैं उसके ऊपर। तो ये सब कुछ आपको है ना, ये जो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है ये आपको रेनी सीज़न में कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज़ ये भेज की वजह से होता है। तो रेनी सीज़न में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। हमको अब ये पढ़ना है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे ज़रूरी है, वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। देखो, ये जो पैकेट्स है वो मशरूम के पैकेट्स है फर्स्ट नंबर पे जो है, एंड सेकंड वाला जो है वो आपको रेनी सीजन में कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। ऐसे होते हैं मशरूम्स मटेरियल। अब एक्टिविटी दी है आपको एक, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विथ वाटर। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको पानी में भिगोना है और 2-3 दिन के लिए उसको ऐसे ही रख देना है। आप उसके ऊपर देखेंगे कि उस पर फ्लफ़ी पैचेस आ गए हैं उसके ऊपर। दिस पैचेस में बी वाइट, ये पैचेस आपको वाइट, ग्रीन, ब्राउन और अदर कलर्स के भी दिखाई दे सकते हैं। आप ये पैचेस को अच्छे से देखो, माइक्रोस्कोप में देखो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है वही ब्रेड के पीस की, और आप देख सकते हो जहाँ पर जूम करके इस स्क्वायर में दिखाया है जो फंगी होती है, फंजाई होती है, वो ग्रो कर रही है ब्रेड के ऊपर। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। आपको जैसा भी ऑब्जर्वेशन आपकी ब्रेड पे मिलता है वो आप नोटबुक में लिखो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स। मोस्टली आपको कॉटन जैसे थ्रेड मतलब डोरे दिखाई देंगे जो स्प्रेड होंगे, ऐसे पूरे ब्रेड के पीसेस पे स्प्रेड हुए होंगे। इसको बोलते हैं फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके पास अलग अलग मोड है न्यूट्रिशन के। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये फंगी के पास एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस होता है जो डेड हुए हुए या फिर डिकेइंग हुए मैटर में से वो अपना खाना बना लेती है, उसको कन्वर्ट कर लेती है अपने सॉल्यूशन में। Then they observe the nutrients from it. This mode of nutrition in which organism take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ये फंगी जो है वो मरी हुई चीज़ों में से, डेड हुई हुई मैटर में से अपना खाना ढूंढती है, उसको ऑब्जर्व करती है एज ए न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. जो plants भी ये saprotrophic mode पे nutrition लेते हैं उन्हें बोलते हैं saprotroph. Fungi also grow in on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long time. ये फंगी जो है वो अगर बहुत टाइम तक आपके घर पे पिकल यानी कि अचार पड़ा हुआ हो, लेदर के कोई चीज़ या फिर कपड़े बहुत टाइम से पड़े हो, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि फंगी जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रहे तो आपको ये लॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। रेनी सीजन में आप फंगी को आपके आसपास आपके घर में बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होते हुए देखोगे, उसके अंदर फंगी होगी। आप आपके पेरेंट्स से भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आपके घर में कौन सी चीज़ फंगी की वजह से स्पॉइल हो गई है, मतलब कि ख़राब हो गई है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली एयर, हवा में प्रेजेंट होते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. जब भी हमारा जो वेदर है, जो वातावरण है वो गीला, भेज वाला या फिर गर्म हो जाता है, तभी ये लैंड करते हैं ज़मीन पे एंड ग्रो होते हैं।
Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब आप सोच सकते हो कि आप ये फंगी से चीज़ें खराब होने से कैसे बचा सकते हो. Some organisms live together and share shelter and nutrients. अब देखो यहाँ पर लिखा है कि कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करती है अपना शेल्टर एंड अपना न्यूट्रिएंट्स. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो थिंग्स या दो प्लांट्स, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो अपना शेल्टर और अपना न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. For example, certain fungi live in the roots of trees. जो फंगी होती है वो ट्रीज के रूट में रहती है. The tree provides nutrients to the fungus and in return receive help from it to take up water and nutrients from the soil. ट्री जो है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है क्योंकि फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स ट्री से लेती है. इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ट्री जो है वो उससे रिसीव करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर होता है वो ट्री फंगी से लेता है. दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. ये पूरा जो सिस्टम है वो ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इन ऑर्गेनिज्म को लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. लाइकेन बोलता है इसको. आपने देखा होगा क्लोरोफाइल. क्लोरोफाइल के बारे में हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था. लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं उसको क्लोरोफाइल बोलते हैं. आल्गा और फंगस ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. फंगस जो है वो शेल्टर देती है. वाटर एंड मिनरल्स टू द आल्गा. फंगस शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स तीनों चीज़ें देती है. इन रिटर्न द आल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस. इसके रिटर्न में आल्गा फंगस को प्रिपेयर किया हुआ फूड देती है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आल्गा जो है वो ग्रीन कलर की होती है. आल्गा मीन्स जिसको हम गुजराती में लील बोलते हैं. मैंने इसके आगे वाली वीडियो में भी आल्गा के बारे में आपको बताया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. आल्गा ग्रीन कलर का होता है एंड वो ग्रीन कलर की वजह से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, इसलिए वो फूड प्रिपेयर करके फंगस को देता है और फंगस उसे शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स देता है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawn or in pots. आपने देखा होगा फार्मर्स को मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र फील्ड में डालते हुए या छांटते हुए, या फिर कभी कभी गार्डनर्स उसको लॉन में या फिर पोट्स जो होते हैं गमले उसके अंदर भी डालते हैं. तो आपने सोचा है कभी कि ये क्यों सॉइल में ऐड करते हैं? चलो हम देखते हैं क्यों फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड किया जाता है. You learn that plants absorb mineral nutrients from the soil. आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ये सब एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से. सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. प्लांट सबसे ज़्यादा मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फोस्फरस. प्लांट को ये तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है. दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल. अगर ये न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करोगे टाइम टू टाइम तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपकी सॉइल रिच बनेगी. We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plants. अगर हमें ये पता चल जाता है कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो चीज़ें ऐड करने से आपका जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही हेल्दी होगी, आपका प्लांट हेल्दी होगा.
यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ज़रूरी होता है क्योंकि नाइट्रोजन में से उसे प्रोटीन मिलता है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब ये हार्वेस्ट कर लेता है फार्मर, तो उसके बाद जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। हमने लास्ट ईयर मतलब कि स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, और हमने ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, बट जो प्लांट्स है वो जो एयर में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जितना इजीली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, इतना इजीली वो नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़रूरी है, बट वो सॉल्यूबल फॉर्म में ज़रूरी है। They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट एक प्रॉब्लम है, राइजोबियम खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। सो ये जो राइजोबियम है वो रूट्स में रहता है। किसके रूट्स में रहता है? ग्राम, पीस, मूंग, ये सब चीज़ों के जो प्लांट्स है, ये क्रॉप्स है, उसके रूट्स में वो रहता है और नाइट्रोजन देता रहता है प्लांट्स को। Most of the pulses are obtained from leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. इसके रिटर्न में जो प्लांट्स है वो ये राइजोबियम को फूड देते हैं एंड शेल्टर देते हैं। They have a सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो हम इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर्स। They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. अगर नाइट्रोजन इतना इजीली प्लांट्स को उनके रूट्स में से ही मिल जाए तो फार्मर को कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दिस चैप्टर, अब ये चैप्टर का एंडिंग है। इस चैप्टर में हमने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वैसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, एंड हेटरोट्रॉफ्स मतलब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स और हम ह्यूमंस जो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद से खाना नहीं बना सकते। सो यहाँ पर इस चैप्टर का एंडिंग है। बस इतना ही इस चैप्टर में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करो, एंड कुछ भी समझ ना आए इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।